दोस्तों नमस्ते। आज का वीडियो इससे पहले एक कड़ी में इसकी जारी कर चुका हूँ। विकासात्मक विकार, जैसे मैंने चर्चा की थी, आप में से अधिकतर को ये नहीं पता कि सिलेबस में है कि नहीं। किताब में मैंने मानसिक स्वास्थ्य में डाल रखा है, मानसिक स्वास्थ्य का भी ये पार्ट है और ये बाल विकास का भी पार्ट है। और विशेष बात ये है कि जो भी बाल विकास संबंधी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पिछली रीट में इस टॉपिक में से 3 प्रश्न पूछे गए थे। 2 प्रश्न ऑटिज्म के ऊपर पूछे गए थे। ऑटिज्म मैंने कंप्लीटली समझा दिया है और भी बहुत सारी चर्चा उस पर की जा सकती थी, लेकिन एक कहा जाता है कि सही शिक्षण जो होता है वो वांछनीय होता है, कि जितना जरूरी है उतना ही ज्ञान दे। अन्यथा बहुत सारे अनावश्यक तथ्य भी होते हैं जिनकी अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो इतना आप कवर नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। और फिलहाल तो वैसे भी आप तनावग्रस्त हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे कि ये संभावना आई है कि सितंबर में एग्जाम होगी, तो बहुत सारे तनाव हैं, बहुत सारे आपके दिमाग में प्रश्न हैं कि सर 3 महीने में कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें कि ये रेट को बहुत अच्छे नंबरों से अपन करेक्ट कर लें। इसका मैं एक अलग सेशन रखूंगा, संभवतः कल अपन कोशिश करेंगे मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास या 8 से 9 बजे के बीच में मैं डाल दूंगा पोस्ट। तो उस पर 9 बजे के आसपास अपन एक लाइव सेशन आयोजित करेंगे जिसमें ये चर्चा करेंगे कि यदि मान लीजिए एग्जाम सितंबर में होता है, संभावनाएं हैं, निश्चित नहीं है, याद रखना, तो आप क्या करें। 3 महीनों में आपकी क्या रणनीति हो, कैसे पढ़ें कि बहुत अच्छे नंबर आप ला सकें। ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल अनुभव और स्मार्ट स्टडी क्या हो, और प्रेशर को अपन कैसे कंट्रोल करके एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ अपना आगे बढ़ें, इनकी चर्चा मैं एक लाइव सेशन में या एक वीडियो रिकॉर्डेड करके कल अपन 9 बजे संभवतः मैं अपन लाइव मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ चर्चा करूँगा। यहाँ पर चर्चा केवल कर रहे हैं इस टॉपिक का जो बचा हुआ भाग था ऑटिज्म के बाद, उसको मैं कंप्लीटली करवा रहा हूँ। तो विकासात्मक विकार हमने पढ़े, और विकासात्मक विकार में हम 2 प्रकार के विकार पढ़ते हैं। एक होते हैं आंतरिक विकार और एक होते हैं बहिकरण विकार। कौन से विकार होते हैं? आंतरिक विकार और दूसरे होते हैं बहिकरण विकार। तो इसमें आंतरिक विकार हम लोग पढ़ रहे थे, और आंतरिक विकारों के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऑटिज्म हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था हमने? एक रोग हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था, ऑटिज्म। ये बेहद महत्वपूर्ण था, मैंने चर्चा कर ली थी, दोबारा मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा। यानी स्पेशली एकांतवासी रहने वाला बच्चा एकदम से अलग सा रहने लग जाता है। बहुत सारे इसके लक्षणों की मैंने चर्चा की, बहुत सारे इसके इलाज की भी हमने, पॉजिटिव व्यवहार चिकित्सा, याद रखना जितने भी व्यवहारिक विकासात्मक विकार होते हैं इनका इलाज सबसे बेहतरीन ये होता है कि आपका बिहेवियर इन बच्चों के साथ कैसा हो। पॉजिटिव बिहेवियर से आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं साइकोलॉजी में। बाकी इनकी मनोविश्लेषक चिकित्सा विधियां हैं, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी इनके मेथड्स हैं, उनकी मैंने चर्चा ज़्यादा नहीं की आप लोगों के साथ, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में सीधा अटैच नहीं होता। तो ऑटिज्म पढ़ने के बाद दूसरे जो आंतरिक विकार आते हैं, आंतरिक विकार में स्पेशली 4 विकार आते हैं, ठीक है, जो अपने को रेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बाकी तो बहुत सारे विकार हैं, याद रखना, लेकिन मैं केवल वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए आवश्यक है। तो ऑटिज्म हमने पढ़ लिया था। ऑटिज्म के बाद 2 नंबर पे जो यहाँ विकार आता है वो दोस्तों वो आता है आपका बुलिमिया। कौन सा आता है? बुलिमिया। अब बुलिमिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो बुलिमिया नर्वोसा बोल दो या केवल बुलिमिया बोल दो इसको, ठीक है ना। क्या है बुलिमिया नर्वोसा? इसको आप हिंदी में भस्जम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या सुधा अतिशयता भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हिंदी के शब्द है। मूल रूप से शब्द आता है बुलिमिया नर्वोसा। क्या है? देखिए, कोई भी टॉपिक को, बिंदु को आप पढ़ रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में ही समझना हो आपको, एक लाइन में कि सर मुझे इतना समझा दो कि यहाँ से प्रश्न सही हो जाए। मेरा अनुभव ये कहता है कि यहाँ से सिंपली प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, बुलिमिया नर्वोसा कौन से प्रकार के विकार में आता है? विकासात्मक विकार में। कौन से विकार में? विकासात्मक में। विकासात्मक के कौन से पार्ट में आता है? ये आंतरिक विकार में आता है। किस में आता है? आंतरिक विकार में। तात्पर्य क्या है? तो सिंपल वे में 2013 जो 3rd ग्रेड की भर्ती हुई थी, ठीक है ना, 2013 में जिला वाइज एक भर्ती हुई थी, संभावना है कि वैसे इस बार हो। तो वहां ये बीकानेर से प्रश्न पूछा गया था कि वास्तव में क्या है, और हमारे एनसीईआरटी बुक्स में भी इनका उल्लेख है, याद रखना। तो बुलिमिया नर्वोसा का मतलब ये है कि इसके जो लक्षण स्पेशली हमारे सामने आते हैं वो जैसे और जो विकासात्मक विकार है उनके लक्षण बाल्यावस्था में आ जाते हैं, लेकिन बुलिमिया नर्वोसा जो है और एक एनोरेक्सिया नर्वोसा है, उनके लक्षण स्पेशली किशोर अवस्था में ज्यादा प्रतिबिंबित होते हैं। विकासात्मक विकारों में जितनी भी अपन चर्चा करते हैं वो याद रखना अधिकतर लड़कों में लड़कियों के अपेक्षा ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ये जो बुलिमिया नर्वोसा है ये विकासात्मक विकार का कौन सा पार्ट है? आंतरिक पार्ट है। और एक शब्द और आप इसमें देख सकते हैं कि इसको आहार ग्रहण विकार भी बोला जाता है।
क्या बोल सकते हैं आप, आहार ग्रहण विकार। ठीक है, आहार ग्रहण विकार में दो आते हैं, विकासात्मक विकार का भी पार्ट है, आंतरिक विकार का भी पार्ट है, और किसका पार्ट है, आहार ग्रहण विकार का। आप समझ लें सिंपल सी बात, बुलिमिया नर्वोसा क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है अत्यधिक भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। शाब्दिक अर्थ क्या है बुलिमिया नर्वोसा, ग्रीक भाषा का शब्द है, से उत्पत्ति हुई है इसका, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अत्यधिक भोजन करना, यानी मैक्सिमम। ऐसे जो बच्चे होते हैं बुलिमिया नर्वोसा से ग्रस्त, उन बच्चों को ये पता नहीं चलता कि हमें कितना खाना है, और ये तब तक खाते रहते हैं जब तक कि इनका पेट दर्द नहीं होने लग जाए, यानी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और घर वाले भी ऐसे बच्चों से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, कि बहुत ज्यादा भोजन ग्रहण करेगा और तब तक खाएगा जब तक कि उनका पेट एकदम से फूटने नहीं लग जाए, दर्द नहीं होने लग जाए, तब पता चलेगा कि भाई मैंने तो अत्यधिक खा लिया है। तो ये अत्यधिक भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। समझ में आ गई बात, बहुत ज्यादा भोजन ग्रहण करना। ठीक है, अति, ये क्या है, बुलिमिया। सिंपल वे में समझना हो दोस्तों, आपको केवल इतना याद करके चले जाना बहुत है। फिर भी आपके मन में एक जिज्ञासा उठी कि सर और क्या है इसके बारे में, तो ये जो बुलिमिया होता है, नर्वोसा होता है, ये दो रूप में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है, दो रूप में पाया जाता है। एक पर्जिंग, पर्जिंग बुलिमिया, एक नॉन पर्जिंग बुलिमिया। ठीक है, अब पर्जिंग और नॉन पर्जिंग बुलिमिया का मतलब क्या है, पर्सन नहीं पूछेगा, मेरे अनुसार नहीं पूछेगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पर्जिंग नॉन पर्जिंग बुलिमिया क्या है। पर्जिंग बुलिमिया तो ये होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, वो उल्टियां कर देता है। खा लिया आपने दुनिया भर का, ठीक है, खूब सारा गिट लिया, और उसके बाद खाने के बाद आप क्या करते हो, मुंह में अंगुली देते हो, और अंगुली देके फिर उस अत्यधिक खाए हुए को वापस बाहर निकालते हो। इसलिए इनके मुंह में, गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू इनके आती हैं। ठीक है, तो पर्जिंग बुलिमिया में तो क्या कर रहे हो आप, अत्यधिक खाने के बाद क्या कर रहे हो आप, उसको बाहर निकाल देते हो, जबरदस्ती मुंह में अंगुलियां देके उल्टी करना, ये तो पर्जिंग बुलिमिया हो गया। और नॉन पर्जिंग का मतलब क्या है, इसमें खा तो आप रहे हो अत्यधिक, लेकिन आपको दिमाग तो आपका खराब रहता है। जिसकी बुलिमिया नर्वोसा है वो ऐसा नहीं कि खा रहा है और खुश से नहीं, वो अपने शरीर के आकार को लेकर टेंशन रहता है, क्योंकि शरीर का आकार तो क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया भाई। इनका शरीर का आकार क्या है, शरीर का आकार तो ये हो रहा है इनका, तो ये जब शरीर का आकार हो रहा है तो इसको लेकर टेंशन ग्रस्त रहेंगे, हर समय पूरे दिन बात करेंगे कि मेरा पेट देखो कैसे हो रहा है, मेरा शरीर देखो कैसे हो रहा है, पूरे दिन उस शरीर के बारे में बात करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो भोजन तो इनको खा अच्छा लग रहा है, भोजन तो ये खाएंगे। तो नॉन पर्जिंग बुलिमिया का मतलब ये होता है कि ये लोग अपने शरीर के मोटापे को कम करने के लिए उल्टियां ना करके, यानी खाए हुए को जबरदस्ती ना गिरा के, ये व्यायाम कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यायाम करके उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा बुलिमिया है, नॉन पर्जिंग बुलिमिया। पर्जिंग बुलिमिया में क्या हुआ, खूब सारा खाया, फिर मुंह में अंगुलियां देके उल्टियां करके निकाल दिया। और यहाँ आप क्या कर रहे हो, उल्टी नहीं कर रहे हो, यहाँ केवल आप योग वगैरह अभ्यास करके, एक्सरसाइज करके अपने शरीर के मोटापे को कम कर रहे हो। ये क्या है, बुलिमिया। समझ में आया, सिंपल वे में समझो दोस्तों। ये बहुत विशेष बातें हैं जहाँ से पर्सन एग्जाम में बनते हैं। ऐसे टॉपिक्स में इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा मैटर आपको दुनिया भर का मिल जाएगा, क्योंकि आप पूरे दिन यूट्यूब पे लगे रहते हो, आपका काम यही है। आप चाहते हो ना कि सिलेक्शन कैसे हो, तो आप दुनिया भर के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, पूरे दिन देखते रहते हो, वहाँ से सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैं इस पे लाइव में बात करूँगा कैसे क्या होगा। अगर मेरी बातें आप लोगों को कम जचती हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ आपको बहुत सारे नॉर्मल वीडियो मिल जाएंगे, ये नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें बताऊँ मैं आपको। पर्जिंग बुलिमिया, नॉन पर्जिंग बुलिमिया। ठीक है, तो पर्जिंग में क्या कर रहे हो, अत्यधिक खा रहे हो और फिर उल्टियां कर रहे हो। नॉन पर्जिंग में आप योग व्यायाम कर रहे हो। ठीक है, बुलिमिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, अत्यधिक भोजन ग्रहण करने का ये विकार है। ठीक है, इसको भस्जम बोल दो, सुदातिशयता बोल दो। ठीक है, बहुत सारे इसके हिंदी के नाम है। ऐसे लोग जो क्या होते हैं, वो दूसरों के सामने कम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि खाते ही ऐसे हैं तो दूसरों के सामने नहीं खाएंगे। ठीक है, इनके मुंह की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दांत इनके जल्दी खराब होते हैं। खाना खाते खाते बीच में ही सोच के लिए चले जाना, ठीक है, फ्रेश होने के लिए चले जाना, या खाना खाने के जस्ट बाद में फ्रेश होने के लिए जाना, ये इनके और विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं किसके, बुलिमिया के। तो समझ में आ गया होगा बुलिमिया क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, आप नोट
देखते समय, वीडियो देखते समय नोट कर लिया करो कि मेन चीज क्या है। बुलिमिया अत्यधिक भोजन ग्रहण करना विकार, पर्जिंग बुलिमिया, नॉन पर्जिंग बुलिमिया, अत्यधिक खाते हैं। स्पेशली ज्यादा प्रश्न आएगा कि भोजन ग्रहण विकार है, आंतरिक में आता है, विकासात्मक विकार का पार्ट है और इसमें बहुत ज्यादा बच्चा क्या करता है, खाना खाता है। ये आपको थोड़ा सा जानना है। और महिलाओं में ज्यादा होता है, कारणों में वही जेनेटिक्स हो सकता है, वातावरण हो सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स, तो उन पे कोई पर्सन नहीं पूछता है। बुलिमिया नर्वोस। अब अपन 2 नंबर पे बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। आंतरिक विकार में अपन 2 नंबर पे पढ़ रहे हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। वो सुधा अतिशयता था, ये इसमें क्या आ जाएगा, अभाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अभाव। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, मूल नाम यही याद रखना आपको। पहली चीज प्रश्न ये पूछेगा कि ये कौन से विकार में आता है, विकासात्मक विकार के कौन से पार्ट में आता है, आंतरिक विकार के पार्ट में। कौन सा विकार है, अन्य विकार में, आहार ग्रहण संबंधी विकार है। मैंने कहा कि बुलिमिया के भी स्पेशली लक्षण किशोर अवस्था में आते हैं और लड़कों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये अधिगम योग्यताएं नहीं है। बहुत सारे मेरे पास बच्चों के इतने पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न ढूंढ के लाते हैं। सर उस वीडियो में उस सर ने ये बताया कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। अरे ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, याद रखना, ये विकासात्मक विकार है, ये आहार ग्रहण संबंधी विकार है। इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन रहोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बार बार ये मैं कह रहा हूँ, एक जगह अटेंशन केंद्रित कर लो यदि लाइफ में आगे बढ़ना है। जितना ज़्यादा विचलन रहेंगे लाइफ में नहीं कुछ भी कर पाएंगे। इतने सारे वीडियोस देखेंगे, इतने सारे टेस्ट सीरीज देखेंगे तो कन्फ्यूजन तो अपने आप ही होना है। ऐसे ऐसे प्रश्न मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है, वो आप डेली पता नहीं 100 से 150 प्रश्न आप भेजते हो। ये अनावश्यक चीजें हैं, मुझे बड़ा गंदा लगता है इन चीजों से। तो आप इसको समझें, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, बुलिमिया में क्या कर रहा है, बच्चा अत्यधिक खा रहा है और ये इसमें क्या कर रहा है कि ये कम खा रहा है। मतलब ये ग्रीक भाषा का एक प्रकार से शब्द से उत्पत्ति हुई है, भोजन करने की इच्छा का अभाव। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, भोजन करने की इच्छा का भोजन करने की इच्छा का अभाव। किसका मतलब है ये, एनोरेक्सिया नर्वोसा का। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। शाब्दिक अर्थ क्या है, भोजन करने की इच्छा का अभाव। किसका अर्थ है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ मूल रूप से आपको ये समझना है कि बुलिमिया में अत्यधिक भोजन ग्रहण कर रहा था और इसमें क्या कर रहा है, कर ही नहीं रहा है, बहुत कम खा रहा है। मतलब ये भी लड़कियों में ज्यादा होता है और किशोर अवस्था में स्पेशली इसके लक्षण परिलक्षित होते हैं, याद रखना। कहाँ, बाकी जो विकासात्मक विकार है वो बाल्यावस्था में ज्यादा प्रकट होते हैं और ये जो होते हैं वो दोनों ही किशोर अवस्था में ज्यादा प्रकट होते हैं और लड़कियों में ज्यादा होते हैं। तो ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई जिसका मतलब है भोजन करने की इच्छा का अभाव, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब इसका एक व्यक्ति थे विलियम डर। कौन है, विलियम डर। ये लिख लिया होगा शायद आपने, चलो नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना। विलियम गल मैं लिख देता हूं, विलियम। इन्होंने 1873 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया, विलियम गल। ये पूछेगा नहीं, एक नॉलेज के लिए बताया है मैंने आपको, यही पूछने वाला कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि आ जाए इसलिए अपन रिस्क नहीं ले सकते। मेरा उद्देश्य कि ऐसा पढ़ा दो उसके बाद ये सोचना नहीं पड़े कि कुछ बच गया क्या है, कोई नई चीज आ जाए क्या। तो विलियम गल ने 1873 में इस शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था। ये शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है जिसका मतलब है भोजन करने की इच्छा का अभाव। कौन से विकार में आता है, आहार ग्रहण विकार में आता है। आहार ग्रहण में विकासात्मक विकार का पार्ट है और ये आंतरिक विकार में आता है। शाब्दिक अर्थ हो गया, इसमें जो पीड़ित ग्रस्त व्यक्ति होता है वो क्या करता है, भोजन बहुत कम ग्रहण करता है। वो ये भी शरीर को लेकर चिंतित होता है और इसमें वो बहुत ही कम खाता है। या इसको अपन चर्चा ये कर लें कि इस विकार में क्या होता है। ये रीट 18 में आया था, मैंने कहा ना कि रीट 18 में इस छोटे से टॉपिक में से 3 प्रश्न आ गए। कई बार क्या होता है, आप कहते हो सर वो बड़ा टॉपिक पढ़ाओ, वो बड़ा टॉपिक पढ़ाओ।
बड़े टॉपिक में से मान लीजिए अधिगम हमने 12 घंटे पढ़ा और अधिगम में से मान लीजिए 2 ही प्रश्न आए, और ये टॉपिक आपको सिलेबस में कहीं दिख नहीं रहा है, और यहाँ से रीड 18 में कितने प्रश्न आ गए, 3 प्रश्न आ गए। कोचिंग्स में लगभग इसको कराया ही नहीं जाता है, बहुत अच्छे के नोट्स मिलते ही नहीं है। आप ऐसे ऐसे टॉपिक सोचो, ठीक है, जबकि एक बड़े टॉपिक में 8 घंटे खर्च किए, जबकि यहाँ 1 घंटे में 3% तैयार हो रहे हैं। ये चीजें आपको पहचान करनी है, कैसे पढ़ें, क्या रणनीति हो बेहतरीन, वो चीजें कौन सी हैं जिनको अपन कैच करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये स्मार्ट स्टडी है दोस्तों, ये आपको समझनी पड़ेगी। तो पिछली रीड में एक प्रश्न यहाँ से आया था और 2 ऑटिज्म पे आए थे। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, सिंपल प्रश्न पूछा था, भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार हो। इसमें क्या करता है व्यक्ति, भोजन बहुत कम खाता है, बहुत ज्यादा कम खाता है। प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, चर्चा की जाती है। बाकी आपको इतना ही याद रखना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा दिमाग में ज्यादा कुछ रखना नहीं है। कम भोजन करने का विकार है। इसमें क्या करते हैं कि प्रतिबंधित नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति गिन गिन के खाता है। मेरे को तो 1 रोटी खानी है, अब भूख कम हो जो ज्यादा हो, 1 रोटी खाने के बाद मैं तो नहीं खाऊंगा, गिन के जो रोटी खाता है, खाना खाता है, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है। एक ही प्रकार का खाना खाता है, छोटे टुकड़ों में बांट बांट के, धीरे धीरे धीरे, अगले को लगता है भाई कब तक तेरा खाना पूरा होगा, परेशान हो जाता है। बहुत टुकड़ों में, दूसरों के सामने नहीं खाएगा। किस सामने खाएगा, दूसरों के सामने खाना खाएगा ही नहीं, याद रखना। छुप छुप के ये खाना खाता है, बहुत ज्यादा कम खाता है। ऐसे लोगों के जो विशेष लक्षण है ये पाए गए हैं कि इनके शरीर पे, पूरे शरीर पे बहुत बारीक से बाल आ जाते हैं। इनके शरीर पे इनकी जो अंगुलियां हैं वहाँ लाल लाल से हल्के हल्के निशान से होते हैं। यहाँ पे लाल सा निशान है, पैर के ऊपर लाल सा निशान है, ये थोड़ा सा इनके साथ होता है, याद रखना। तो ये इनके विशेष लक्षण है। निशान एक, इनको ठंड बहुत लगती है, यानी सर्दी से इनको बड़ी एलर्जी होती है। ठंड जैसे आएगी तो ये मतलब अजीब सा महसूस करेंगे ठंड से। एक, ये अकेलेपन में रहना शुरू कर देते हैं, मतलब इनको अवसाद होना शुरू हो जाता है। तो वो अत्यधिक जो है वो भोजन ग्रहण करते हैं, और ये बहुत बारीक से पतले से लोग होते हैं। इनका जो है वो बहुत पतला सा स्ट्रक्चर होता है, और ऐसा लगता है कि ये भूख से प्रताड़ित होकर मरेगा, फिर भी खाना नहीं खाते हैं। और विशेष बात, इतने कमजोर होने के बावजूद, बहुत कम खाना खाने के बावजूद, ये पूरे दिन व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं अपने शरीर को बनाने रखने के लिए, ये खाना का नहीं खा रहे हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में, ठीक है। तो एक तो ये है प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा में, तो ये हो जाएगा कि वो बहुत कम लिमिट कर देगा कि साहब मेरे को इतना ही खाना है। और एक ये होता है कि इससे लक्षण, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं इसमें कि वो खाना खाने के बाद, जैसे मान लीजिए उन्होंने खा लिया, तो वही बुलिमिया की तरह वो क्या करते हैं कि वो उसको वापस से निकाल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्पेशली आपको ये समझना, क्योंकि उससे आप डाइवर्ट हो जाएंगे, ये भोजन करने की इच्छा का अभाव है। बहुत कम भोजन करते हैं, गिन के खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं, धीरे 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 खाते हैं, ठीक है। और ये अकेलेपन में रहते हैं, दूसरों के सामने नहीं खाते हैं, और इनको ठंड से बड़ी एलर्जी रहती है। उनके पूरे शरीर पे हल्के हल्के बाल जो है वो उगाते हैं, और लाल लाल से संकेत भी इनके चेहरे पे होते हैं। विलियम गल ने 1873 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यह था एनोरेक्सिया नर्वोसा। स्पेशली किशोर अवस्था में ज्यादा परिलक्षित होते हैं, बाकी किसी में परिलक्षित होते हैं, लेकिन स्पेशली किशोर अवस्था में। ये आपको दूसरा आंतरिक विकार याद रखना, ठीक है। देख लीजिएगा सिंपल वे में कि वास्तव में क्या है। तीसरा विकार आंतरिक विकार में अपने एक प्रकार से अंतिम जो महत्वपूर्ण है, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं जो हमारे रीड के अकॉर्डिंग हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अंतिम विकार के अंतर्गत अपन बात करेंगे वियोग दुश्चिंता विकार। वियोग दुश्चिंता विकार, एसएडी। ऐसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं दोस्तों, वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नॉर्मली अपने को 1 सेकंड में थोड़ा सा समझना। वियोग दुश्चिंता विकार, वियोग का मतलब सेपरेशन, ए का एनेक्सिटी, और डी का विकार का मतलब डिसऑर्डर। सेपरेशन, एनेक्सिटी, डिसऑर्डर, एसएडी, वियोग दुश्चिंता विकार। एक नया नाम आप ले सकते हैं, पृथकीकरण चिंता विकार, ठीक है। पृथकीकरण चिंता विकार कह दो, वियोग दुश्चिंता विकार कह दो, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सेपरेशन, एनेक्सिटी, डिसऑर्डर, एसएडी, ठीक है। क्या है ये, विकासात्मक विकार का पार्ट है। किस में आता है, आंतरिक विकार में आता है। क्या होता है वियोग दुश्चिंता विकार, बहुत सिंपल वे में समझ लें, कुछ ज्यादा नहीं है, अपने माइंड में इमेज बनाया करो, ज्यादा देखना नहीं, रटना नहीं। वियोग दुश्चिंता विकार में ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से अलगाव होने से डर लगता है, मतलब इनको ये लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले नहीं जाए, ठीक है। ये अलगाव का डर है कि मेरे पेरेंट्स हैं और ये कहीं मुझे छोड़ के चले जाएं, ठीक है।
ये उसको बच्चे को डर लगा रहता है हर समय। तो ये बच्चा बेचारा हर समय तनावग्रस्त रहता है कि ये मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के नहीं चले जाए। तो ये इनके डर रहता है इसके हमेशा इस बच्चे के, ठीक है। इसलिए ऐसे बच्चे क्या करते हैं, किसी भी सामाजिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। ऐसे मम्मी पापा कहेंगे बेटा जब बाहर खेल क्या, मैं तो नहीं खेलूंगा। उनको लगता है कि मैं खेलूंगा, मम्मी पापा चले जाएंगे। स्कूल में नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा स्कूल में बच्चा? मम्मी पापा भेजते हैं, लेकिन स्कूल में जाता ही नहीं है बच्चा। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि उसमें एसएडी हो गया है। उसको लगता है मैं स्कूल जाऊंगा, मेरी मम्मी चली जाएगी, मेरे पापा चले जाएंगे, तो वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता। वो किसी सामाजिक गतिविधि में भाग नहीं लेता। किसी भी फंक्शन में, उत्सव में भाग लेने में उनको डर लगता है। क्यों लगता है? कि उनको लगता है मेरे मम्मी पापा चले जाएंगे, इसलिए वो भाग नहीं लेना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है। वो बच्चा रात को सोते सोते रोने लग जाता है, बैठ जाता है रात को वो, या सोते सोते बिस्तर गीला करता है। बिस्तर जो गीला करते हैं बच्चे, वो एक उनके मन में एक डर होता है कि मम्मी पापा पता नहीं कहीं चले जाएं। तो बात बात के ऊपर रोना है, स्कूल नहीं जाना है, सामाजिक उत्सव गतिविधियों में भाग नहीं लेना है, क्योंकि उनके मन में एक डर है अनावश्यक रूप से। और वो डर ये है कि मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इसको बोलते हैं सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर। ये आपको दिमाग में रखना। आप कहोगे सर इसका इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि आजकल बच्चों में तो बहुत ज्यादा पाया जाने लगा है, क्योंकि हम सब मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। भाई आप लोगों को मैंने इतना सारा कहने के बाद आप पे असर नहीं पड़ता है। हम 14 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर व्यस्त रहते हैं, फोन के ऊपर व्यस्त रहते हैं। हम 50 जगह है वीडियो देख के अपने को पता नहीं सोचते हैं कि एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। तो आने वाले बेचारे बच्चों पे तो इनका प्रभाव पड़ना ही है। तो आज मैं मान रहा हूँ कि मानसिक रूप से हम सब बीमार लोग हैं, ठीक है। तो उन छोटे बच्चों पे तो आजकल प्रभाव पड़ना है, क्योंकि वो जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। तो एक डर हो गया ना, आने वाले समय में इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो एसएडी वगैरह से कोई भी काम हो, इन सब का बेस्ट तरीका साइकोलॉजी में होता है व्यवहार चिकित्सा। बच्चे में पॉजिटिविटी का एहसास कराए, बच्चे के साथ अंतः क्रिया कीजिए, बच्चे को समझाइए, उससे बात कीजिए, निश्चित रूप से उसमें विकार कम होना शुरू हो जाएगा। बाकी हम मनोचिकित्सक के पास ऐसे बच्चों को दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको देखना है कौन सा होगा। ये आंतरिक विकार यहाँ पूरे हो गए। कौन से विकार पूरे हो गए? आंतरिक विकार। आंतरिक विकार पूरे होने के बाद अब अपन सेकंड इसका जो टर्म है विकासात्मक विकार का, बहिकरण विकार। कौन से विकार की बात करेंगे अपन? बहिकरण विकार, ठीक है। आंतरिक विकार में ऑटिज्म था, स्पेशली बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, 3 को जरूर याद रखे जाना। बाकी वियोग दुश्चिंता विकार को आप छोड़ भी सकते हैं। अब बहिकरण विकार में ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है सब। मैंने कहा था ऑटिज्म जैसे चर्चित है, वर्तमान में यदि अपन विभिन्न मैगजीन्स, अखबार और यदि इसकी बढ़ती हुई दर के अकॉर्डिंग देखें तो एडीएचडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग मजबूर बन रहे हैं। हम लोग वातावरण, परिस्थितियां ऐसा पैदा कर रहे हैं, हम एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं घर पे, ऐसा तनावपूर्ण माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि एडीएचडी की संख्या बढ़ती जाएगी। और आज भारत में 10% से ज्यादा बच्चे एडीएचडी रोग से ग्रस्त हैं, और ये दर और बढ़ेगी, याद रखना, ठीक है। तो ICD-10 जब इसका वर्गीकरण करती है तो विश्व में भी इनकी दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एडीएचडी क्या है देखिए, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण रोग है। पर्सन इस बार आ सकता है एडीएचडी पे। एडीएचडी, ए का मतलब होता है अटेंशन, यानी अवधान, ध्यान। डी का मतलब होता है डेफिसिएट, एच का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी, और डी का मतलब होता है डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता, अतिक्रिया विकार। ये पर्सन 2 या 3 बार एग्जाम में आया सीटेट में, और मैं कह रहा हूं ना, फिर मेरे पास इतना प्रश्न आया कि सर ये क्या लर्निंग डिसेबिलिटी है? ये कदापि लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, इसको अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी में शामिल नहीं करते हैं। याद रखना है, आया हुआ पर्सन है, उसमें डिसलेक्सिया दे रखा था और ये भी दे रखा था, ये उत्तर नहीं माना जाएगा, डिसलेक्सिया माना जाएगा। ऐसी गलती मत कर देना। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे को, बहुत बड़े बड़े वीडियो बड़े बड़े मार्गदर्शकों के मेरे पास भेजे हैं बच्चों ने कि सर उन्होंने तो बता रखा है। ये थोड़ा सा आपको समझना है, ये विकासात्मक विकार में आता है, बहिकरण विकार में आता है। एडीएचडी अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं होता है, इस चीज को याद रखना। ये विकासात्मक विकार है, समझना है। एडीएचडी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता, अतिक्रिया विकार, बेहद महत्वपूर्ण है, सिंपल वे में समझना है। इनके लक्षण जो है स्पेशली 3 वर्ष के बाद परिलक्षित होने लग जाता है, हमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चे में एडीएचडी है कि नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि बुलिमिया नर्वोसा लड़कियों में ज्यादा होता है, लेकिन ये लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा एडीएचडी का मूल रूप से आपको बता दूं, ध्यान यानी अटेंशन नहीं कर पाएगा। एक आप कह दोगे ये चीज पे ध्यान देना बेटा, एक चीज करनी है, नहीं, वो एक साथ कई चीजें करेगा, उसका ध्यान एक जगह पे रहेगा नहीं, एक किताब पे नहीं रहेगा, तो ये ध्यान नहीं दे पाता है। दूसरा अतिक्रिया,
बैठ नहीं पाता है, आवेगशील होता है, एक चीज वो कर रहा है, एक चीज वो कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, उछल रहा है, कहते हैं यार पागल है क्या ये बच्चा, क्या खा के आया है। ठीक है, ये लक्षण स्पेशली होते हैं। स्कूल का कोई कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाएगा, अनावश्यक रूप से बोलता रहेगा, भागता रहेगा, ठीक है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, ये एडीएचडी है। और आज बहुत सारे बच्चों में, छोटे बच्चों में ये रोग अत्यधिक मात्रा में पाया जा रहा है। तो सिंपल वे में समझना है, एडीएचडी विकासात्मक विकार है, बहिकरण विकार में आता है, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार इसको बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसकी अपन चर्चा करें, मूल रूप से अपने से जो प्रश्न पूछेगा वो लक्षण को लेकर पूछेगा। ठीक है, तो इसके वैसे तो 3 प्रकार पाए जाते हैं। मूल लक्षण तो इसके यही है, अवधान यानी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। अतिक्रिया मतलब बहुत ज्यादा अति सक्रियता, आवेगशील बच्चा होता है, एक चीज कर रहा है, दौड़ दौड़ के कर रहा है, अनावश्यक बोल रहा है, बीच बीच में बोल रहा है, इंतजार नहीं कर सकता, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, ये आवेगशीलता है, अति सक्रियता है उसमें। ठीक है, ये स्पेशली इसके 2 मूल लक्षण होते हैं। बाकी इसके 3 रूप बताए गए हैं। कितने रूप बताए गए हैं एडीएचडी के? 3 रूप बताए गए हैं। मैं सभी की चर्चा आप लोगों के साथ कर रहा हूं। एडीएचडी के 3 रूप स्पेशली बताए गए हैं, तो तीनों मैं बता रहा हूं आपको। एक स्पेशली पहला रूप इसका माना गया है ध्यानाभाव एडीएचडी। ध्यानाभाव एडीएचडी क्या है? देखिए, ध्यानाभाव में मूल रूप से क्या करता है, बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। क्या नहीं केंद्रित कर पाएगा? ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। उसका ध्यान बार बार डाइवर्ट होता है। आप कह दो बेटा ये कार्य करना है, वो नहीं कर पाएगा, उससे उसका ध्यान दूसरी जगह हट जाएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए कहा तो पढ़ने के बजाय वो टेलीविजन चला रहा है। ठीक है, टेलीविजन देख रहा है तो टेलीविजन देखने के बजाय वो साथ में एक काम और कर रहा है, तो वो एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। मतलब ये पहली लक्षण है उसमें, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। वो निर्देशों का पालन नहीं करेगा, आपने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन नहीं करेगा, अलग अलग करेगा। आपने कहा बेटा इस साइड में चलना है, वो इस साइड में चल रहा है। आपने कहा बेटा रेड सिग्नल पर रुक जाना है, नहीं रुकेगा, तोड़ के जाएगा। तो वो निर्देशों का पालन नहीं करेगा। कोई भी कार्य कर रहा है, उस कार्य में आवश्यक वस्तुओं खो देता है। कि आपने कहा बेटा होमवर्क करना है, तो उसको आपने पेंसिल दी, रबड़ दिया, ठीक है, HB पेंसिल दी आपने, और बहुत सारी चीजें दी, पेन दिया आपने, तो वो क्या करेगा, करते करते रबड़ को खो दिया। मम्मा मेरा रबड़ कहाँ गया, अभी तो मेरे पास था। पेंसिल कहाँ गई, वो भी खो दी उसने। तो उस कार्य में वो आवश्यक वस्तुओं को खो देता है, यानी भुलक्कड़ स्वभाव का बन जाता है, उन वस्तुओं को भूल जाता है। ध्यान नहीं दे पाना, निर्देशों का पालन नहीं कर पाना, ठीक है, और आवश्यक वस्तुओं को क्या कर देता है, वो भूल जाता है। और कोई भी कार्य को बहुत धीरे धीरे करता है। क्या करता है, कोई भी कार्य को धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे करता है। ये कौन सा एडीएचडी है? ध्यान अभाव एडीएचडी। मूल रूप से याद रखना, ध्यान नहीं दे पाना, निर्देशों का पालन नहीं कर पाना, आवश्यक वस्तुओं कार्यों करते हुए उन वस्तुओं को खो देना, भुलक्कड़ कार्य करना, विचलनशीलता मतलब बार बार ध्यान डाइवर्ट होना, और किसी कार्य को धीरे धीरे करना। ये ध्यान अभाव एडीएचडी का एक पहला प्रकार है। 2 नंबर पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ नॉर्मल याद रखना कि अटेंशन केंद्रित नहीं कर पाएगा, कोई कार्य को भूल जाएगा, ठीक है, विचलनशील होती है बच्चा में। दूसरा एडीएचडी जो माना गया है, वो माना गया है अति सक्रियता। अति सक्रियता एडीएचडी, ये क्या है? इसमें क्या करेगा बच्चा, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना, वो परिणामों की चिंता नहीं करता है, कोई भी कार्य को बड़े अव्यवस्थित रूप से करता है। बहुत ज्यादा परिणामों की चिंता नहीं करनी, क्या परिणाम होंगे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो करूंगा, ठीक है। बहुत तेज कार्य करता है, भागता है तो जोर जोर से भाग रहा है, तेज गति से भाग रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ठीक है। तीसरा, वो मतलब इंतजार नहीं कर पाता है, वेट नहीं कर पाता है। टीचर प्रश्न लिख रहा है कि हाँ आपको जवाब देना है, वो बीच में बोल देगा। खेलने में खेल रहा है तो अपनी बारी का इंतजार नहीं करेगा, मेरी बारी कब आएगी, मुझे कब दोगी, मुझे अभी करना है, मतलब वो इंतजार नहीं कर पाता है। तो वो इंतजार नहीं कर पाता है, हर कार्य को अत्यधिक सक्रिय करता है, परिणामों के बारे में चिंता नहीं करता है, अव्यवस्थित रूप से कोई भी कार्य करता है। क्या करता है? अव्यवस्थित रूप से कोई भी कार्य को करता है। परिणामों की चिंता नहीं करना, तेज गति से करना, बहुत ज्यादा अत्यधिक उल्लास से करना, भाग रहा है तो उछल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, इंतजार नहीं कर पाना, ठीक है, तुरंत अपनी बारी का कि मुझे तो अभी चीज चाहिए, अव्यवस्थित रूप से कार्य करता है। और विद्यालय का कोई भी कार्य ये ढंग से नहीं कर पाता, नहीं स्कूली कार्य भी ये ढंग से नहीं कर पाएगा। आप कोई भी कार्य दोगे बेटा ये कर लो, तो उसको ढंग से नहीं कर पाता है, अव्यवस्थित रूप से कर पाता है। ये एडीएचडी का अति सक्रियता विकार है। सिंपल वे में आपको समझना है, हाइपर एक्टिविटी यानी बच्चा हर क्रिया को बहुत जल्दी करना चाहता है, अव्यवस्थित रूप से करता
पड़ता है और बहुत ज़्यादा आवेगशील बच्चे से होते हैं, ठीक है ना। मतलब हर चीज़ को चाहते हैं कि बस फटाफट हो जाए और ये चीज़ मुझे मिल जाए पहले, वो एक इंतजार नहीं कर पाते, उन्हें पेशेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, अति सक्रियता विकार। अब इन दोनों को मिलाकर तीसरा एडीएचडी जो बन जाता है वो बन जाता है संयोजन एडीएचडी। क्या बन जाता है? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कि जिसमें दोनों एडीएचडी, संयोजन एडीएचडी क्या है? जिसमें ध्यान भी नहीं है, बच्चा ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रहा है और वो अति हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता भी उसमें है, यानी दोनों लक्षण उसमें होंगे, वो संयोजन एडीएचडी हो गया। ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रहा है, अत्यधिक एक्टिव है, अत्यधिक आवेग है, इंतजार नहीं कर पाता है, परिणामों की चिंता नहीं करता है, हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करता है। और ऐसे बच्चे जो एडीएचडी से बच्चे होते हैं वो दिन में सपने ज्यादा देखते हैं। क्या देखते हैं? दिन में सपने बहुत देखते हैं। तो ये था एडीएचडी, बहुत चर्चित रोग है, इसको याद रखना। आवेगशीलता, क्रियाशीलता, ठीक है, आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। आप कहोगे कारण क्या होते हैं? आनुवांशिकता भी कारण हो सकता है, हार्मोन का असंतुलन भी कारण हो सकता है, पर्यावरण, घर का वातावरण भी इसका कारण हो सकता है, तनाव घर में नहीं होना चाहिए, बच्चों के परीक्षा का अत्यधिक बोझ और चीज़ों का अत्यधिक बोझ नहीं लादना चाहिए कि आपको ये करना है, वैसे करना है। इजी मूड में उसको, बच्चे को प्रोत्साहित करो कि बेटा आपको चीज़ करनी चाहिए, बड़े प्यार से आप बात करोगे तो बच्चा धीरे धीरे सुधरने लग जाएगा। तो व्यवहार चिकित्सा इन रोगों का सबसे बेस्ट तरीका होता है। बच्चे को जहाँ तक पॉसिबल हो अच्छे बिहेव से आप किसी बच्चे को बदल सकते हो, याद रखना। कंडीशनिंग से आप बच्चे को बदल सकते हो, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता है। तो ये एडीएचडी था, इसको आप देख लीजिएगा। अंतिम विकार की चर्चा करूंगा मैं एडीएचडी के पूरा होने के बाद। बहिकरण विकार में अपन चर्चा कर रहे हैं विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार। विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार इंग्लिश में बोल देंगे ओडीडी। ओडीडी अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, ठीक है। अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार क्या होता है? बहिकरण विकार में आता है दोस्तों। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप सिर्फ नाम देख लेना। इसका मतलब क्या है? ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? बाल्यावस्था में स्पेशली इसके लक्षण आते हैं। कहाँ आते हैं? बाल्यावस्था में स्पेशली इसके लक्षण बच्चा दिखाता है। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं? हट या जिद करते हैं। क्या करते हैं? हट या जिद करते हैं। मतलब हर चीज के ऊपर हट करेगा बच्चा, जिद करेगा बच्चा कि ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं? स्कूल और घर दोनों ही जगह इनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है। ये अपने पेरेंट्स के साथ भी और अपने टीचर्स के साथ भी आक्रामक व्यवहार करते हैं, ठीक है। वो शाब्दिक आक्रामकता हो सकता है, वो शारीरिक आक्रामकता हो सकता है, तोड़फोड़ कर देना, फेंक देना वस्तुओं को, किसी के मार देना, वस्तु फेंक के मार देना, मम्मी पापा के सामने जिद करना, मुझे चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो उस वस्तु को तोड़फोड़ करना, शारीरिक आक्रामकता, गालियाँ निकाल देना, ठीक है, हर चीज़ का विरोध कर देना। तो ये विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार है, अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, बाल्यावस्था में स्पेशली पाया जाता है। और बच्चा इसमें शाब्दिक या शारीरिक आक्रामकता विशेष रूप से दिखाता है। ये थे बहिकरण विकार। कंप्लीटली विकासात्मक विकार की जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। बाकी किसी भी टॉपिक को दोस्तों कितना भी बड़ा पढ़ाया जा सकता है, बस हमें केवल ये समझना है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। कोशिश ये रहेगी, ऑब्जेक्टिव किताब के लिए बच्चे पूछ रहे थे, तो ये लॉकडाउन की वजह से पूरा कार्य इतना व्यवस्थित हुआ कि प्रेसिंग खुली नहीं पाई, कर्मचारी नहीं मिल रहे थे। तो आज जो है वो जयपुर में वो किताब उपलब्ध हो जाएगी और कल परसों तक राजस्थान के लगभग हर भाग में वो किताब पहुंच जाएगी वस्तुनिष्ठ। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या अपने बुक सेलर से आप मंगा सकते हैं। कल या परसों तक सभी जगह वो किताब उपलब्ध हो जाएगी। कल कोशिश रहेगी अपनी 9 बजे लाइव आकर आपकी ऋण संबंधी समस्याओं पे और क्या होगी कि नहीं होगी, इन सभी संभावनाओं के ऊपर मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं के ऊपर चर्चा करने की। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे और स्मार्ट स्टडी कैसे हो इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।